राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड 86 ट्रूथ एंड मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने। इसमें शॉर्ट रिकैप है कि नर्स जो है वो अदिति को पेन होता है और आदित्य उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसे प्री मैच्योर बेबी होता है जिसको कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। आदित्य उस बच्चे से अपने तरफ थोड़ा झुकाव महसूस करता है और फिर नर्स उसे लेकर चली जाती है। अब आगे आदित्य ने खुद से कहा, आज इस बच्चे को देखकर मुझे एक अलग वाली फीलिंग आई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में ले रहा हूँ। क्या कनेक्शन है इसके साथ मेरा। आज उसका दिल जैसे ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या सिर्फ वो अदिति के लिए खुश है, उसका बेबी सेफ है, या फिर इस वजह से कुछ और है। वहीं दूसरी तरफ इसी हॉस्पिटल में एक दूसरे वार्ड रूम में अनाया बेड पर बेहोश लेटी हुई थी और उसके पास ही आकाश परेशानी की हालत में अपना सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। दरअसल कुछ देर पहले ही अनाया का मिस कैरेज हो गया था। आकाश के दिल में अपने बच्चे को खोने का गम था और अनाया की हालत देखकर वो बहुत परेशान था। तभी एक नर्स वार्ड के अंदर आते हुए बोली, सर ये प्रिस्क्रिप्शन है, जाकर नीचे मेडिकल स्टोर से आप दवाइयाँ ले आइए। आकाश ने इस प्रिस्क्रिप्शन स्लिप को ले लिया और खड़े होकर एक नज़र अनाया की तरफ देखा जो अभी भी बेहोश थी। फिर उस नर्स से कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक आप प्लीज़ अनाया का ख्याल रखिए। नर्स ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर ही हूँ। आकाश रूम से बाहर निकल गया। कुछ देर में वो नीचे ही मेडिकल स्टोर पर अनाया की दवाइयाँ ले रहा था। दवाइयाँ लेकर वो वापस लौट ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक तरफ गई। उस तरफ देखकर पहले तो आकाश के चेहरे पे हैरानी वाले भाव आए, पर कुछ ही देर में उसके चेहरे के भाव एकदम से नफरत में बदल गए। दरअसल उसने सामने आदित्य और अदिति को गोद में उठाए मेन एंट्रेंस के अंदर जाते हुए देख लिया था। अदिति को देखकर आकाश की आंखों में नफरत वाले भाव उमड़ आए और उसे सुबह का वाक़या याद आया जब अदिति ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। एक तरफ तो उसके दिल में अपने बच्चे को खोने का गम था और दूसरी तरफ अदिति के लिए नफरत। अगर एक जिंदगी में खुशियाँ चली गईं तो तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी से खुशियाँ चली गई हैं तो तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार नहीं है। अदिति, तुम्हारी ज़िंदगी में भी सारी खुशियाँ छीन लूँगा मैं। पहले तुमने मेरा हक किसी और को दिया और अब खुद एक अमीर आदमी के साथ रहकर ऐश कर रही हो। तुम्हारी इन खुशियों में तो मैं आग लगा कर रहूँगा। तुम्हारी भी सबसे कीमती चीज़ तुमसे छीन लूँगा। अदिति, वेट एंड वॉच। अदिति को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आदित्य उसके पास ही बैठा हुआ अपना फ़ोन चला रहा था। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि अदिति धीरे धीरे होश में आ रही है। आदित्य ने अपनी नज़रें फ़ोन की स्क्रीन से हटाकर अदिति की तरफ देखा जिसकी पलकें धीरे धीरे हिल रही थी। वो धीरे से बोली, मेरा बच्चा, वो ठीक है ना। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ अदिति, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम अब माँ बन गई हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदिति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आदित्य की तरफ देखा। फिर बड़ी कमज़ोरी की आवाज़ में कहा, मेरा बेबी कहाँ है। तो आदित्य ने कहा, तुम्हारा बेबी बिल्कुल ठीक है और तुमने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। यह सुनकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी उतर आई। वहीं आदित्य अदिति को बताए जा रहा था, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बच्चे को अपनी गोद में लिया। वो बहुत ही क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। वो बिल्कुल तुम पर गया है। अदिति आंखों में नमी लिए आदित्य की बातों को सुन रही थी। उसे आदित्य के चेहरे पे एक चमक नज़र आ रही थी। उस चमक को देखकर अदिति और भी ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो कहते ही ना कि हर औरत चाहती है कि जब वो बच्चे को जन्म दे तो उसका बच्चा सबसे पहले अपने बाप की गोद में ही जाए। ऊपर वाला ही पता नहीं क्या खेल रच रहा था कि अनजाने में ही सही उसके बच्चे का हक उसे दिए ही जा रहा था। अदिति ने मन मन कहा, बड़ी किस्मत वाला है मेरे बेबी कि भगवान खुद उसे उसका हक दिलवा रहे हैं। काश आदित्य मैं आपको बता पाती कि वो आपका ही खून है, आपका ही अंश है, पर अनजाने में ही सही वो जन्म लेने के बाद
आपकी गोद में ही आया, क्योंकि वो आपका हक था अपने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लेने का। आदित्य ने जब अदिति की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? तो अदिति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये खुशी के आंसू हैं आदित्य, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरे बच्चे को देखना है। आदित्य ने कहा, मैं अभी नर्स को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे बच्चे को ले आएगी। तो अदिति ने कहा, प्लीज़ मुझे बैठने में थोड़ी हेल्प करो। आदित्य ने खड़े होकर अदिति को आहिस्ता से बैठने में हेल्प की और उसके बेड को भी एडजस्ट कर दिया। फिर अदिति ने पूछा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? अदिति ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। अदिति बार बार बेचैनी से रूम के डोर की तरफ देख रही थी। फिर उसने आदित्य से कहा, प्लीज़ नर्स को कहो ना कि मेरे बेबी को ले आए, मुझे उसे देखना है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा, मैं अभी नर्स से बोलकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और नर्स घबराती हुई अंदर आई। नर्स को ऐसे अचानक अंदर आते देखकर आदित्य और अदिति दोनों की नज़रें उस पर चली गईं। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? तो नर्स ने घबराते हुए कहा, सर वो बच्चा। नर्स को इतना घबराते देखकर अदिति के भी चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। उसने भी पूछा, क्या हुआ, मेरा बेबी ठीक तो है ना? नर्स कुछ बोल नहीं पाई तो आदित्य ने उस तरफ थोड़ा तेज़ आवाज़ में पूछा, कुछ बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? तो नर्स ने जल्दी से कहा, सर वो हमने बच्चे को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वह बच्चा मिल नहीं रहा है। ये सुनकर अदिति का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली, क्या बोल रही हो कि मेरा बच्चा मिल नहीं रहा? मेरा बेबी कहाँ है? मुझे मेरे बेबी को ला कर दो। आदित्य ने अदिति को समझाते हुए कहा, तुम प्लीज़ पैनिक मत करो, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ जाकर। अदिति ने कहा, नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं खुद जाऊँगी देखने के लिए। अदिति ने उसे कंधे से पकड़कर रोकने कहा, अदिति क्या कर रही हो? तुम अब इस कंडीशन में नहीं हो कि बाहर आ पाओ। पर अदिति को तो सिर्फ अपने बच्चे की ही फिक्र थी। ऐसे कैसे उसका बच्चा अस्पताल से गायब हो सकता है? नर्स ने भी आकर अदिति को समझाने की कोशिश की, प्लीज़ मैम, आप इस हालत में बेड से नहीं उतर सकती, संभालिए खुद को, कुछ देर पहले ही डिलीवरी हुई है आपकी। पर अदिति को जैसे उनकी बात सुनी नहीं रही थी। उसका दिल तो घबराहट और डर से जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। आखिर उसने इस बच्चे के लिए कितना कुछ नहीं सहा था। आदित्य को बच्चे की फिक्र भी थी और अदिति की भी। अदिति की हालत देखकर वो बहुत परेशान हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो कितनी खुश थी ना अपने बच्चे को लेकर, और अचानक उसकी खुशी अब तकलीफ में बदल गई। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, छोड़ो मुझे, मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने जाना है, वो बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। अदिति रोते हुए बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ा हुआ और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। अदिति संभालो खुद को, तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? तभी वार्ड बॉय रूम में अंदर आया। अंदर का नज़ारा देखकर पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने एक कागज़ का टुकड़ा आदित्य की तरफ बढ़ाने हुए कहा, सर एक आदमी ने मुझे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मैं अदिति मैम को दे दूँ। आदित्य ने उस कागज़ के टुकड़े की तरफ देखा और फिर उस वार्ड बॉय की तरफ देखकर कहा, किसने दिया है ये? तो वार्ड बॉय ने कहा, मैं नहीं जानता, पर हॉस्पिटल से जाने से पहले उसने ये मुझे देते हुए कहा कि मैं ये आप लोगों को दे दूँ। आदित्य उस वार्ड बॉय से बात कर ही रहा था कि अदिति ने जल्दी से वार्ड बॉय के हाथ से वो कागज़ ले लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उस कागज़ के अंदर कुछ ऐसा लिखा था जिसके पढ़कर अदिति की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होश कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे और वो फटी हुई आंखों से उस कागज़ के एक टक देखे जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अदिति का इतना शौक होते देखकर आदित्य ने उसके हाथ से कागज़ लिया और खुद पढ़ने लगा। दरअसल वो एक लेटर था जो आकाश ने उस वार्ड बॉय को दिया था, जिसमें लिखा था, अदिति तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं चुप करके बैठ जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा अदिति, क्योंकि अब मैं तुम्हारी कीमती चीज़ तुमसे छीन कर ले जा रहा हूँ
तो अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो जो मैंने करने के लिए कहा है वो करो, वरना अपने बच्चे को भूल जाओ। सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर 24 घंटे में मेरी मांग पूरी नहीं की तो इस बच्चे की लाश तुम्हारे पास पैक करके भिजवा दूंगा। ये पढ़कर आदित्य की भी कुछ पल के लिए शौक रह गया। उसने अदिति को तरफ देखा जो अभी भी उसे फिक्र फ्रिज खड़ी सॉरी जो अभी भी जैसे फ्रीज खड़ी हुई थी। आदित्य ने अदिति के कंधे को पकड़ते हुए कहा, कौन था ये और किस मांग की बात कर रहा था? बोलो अदिति, तुम जानती हो क्या उसे? अदिति खोए हुए लहजे में बोली, वो मेरे बच्चे को मार देगा। मुझे मेरे बच्चे को बचाने जाना है। मुझे मेरे बच्चे को बचाने जाना है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अदिति किसी पागल की तरह इस बात को दोहराई जा रही थी। अदिति ने उसे लगभग चीखते हुए कहा, अदिति होश में आओ और बताओ मुझे कौन है ये जो तुम्हें ऐसी धमकी दे रहा है? अदिति ने आदित्य की तरफ देखा और खोए हुए लहजे में कहा, उसे उसे बचाना बचाना होगा आदित्य। मेरे बच्चे को बचाना होगा। अदिति आदित्य की बात का जवाब नहीं दे रही थी, बस अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी जैसे वो अलग ही दुनिया में हो। आदित्य ने अदिति को शांत करने की कोशिश की। देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। पर पहले मुझे बताओ, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? क्योंकि जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताओगी मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊँगा और कैसे बच्चे को बचा पाऊँगा। पर अदिति जैसे आदित्य की बात सुन ही नहीं रही थी। आदित्य ने जब अदिति को इतना पैनिक होते देखा तो लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहा, अदिति शांत, कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। बताओ मुझे कौन है वो आदमी, क्यों तुम्हें धमकी दे रहा है वो? अदिति की तेज आवाज़ सुनकर अदिति कुछ पल के लिए एकदम सहम गई और वो पथराई आंखों से आदित्य को एकटक देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, आदित्य वो हमारा हमारा बच्चा है आदित्य। हमें उसे बचाना होगा। ये सुनकर आदित्य ने अपनी आंखें छोटी कर पूछा, क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो ना? अदिति ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं सच बोल रही हूँ। वो हमारा बच्चा है। वो तुम्हारा अंश है आदित्य। वो उसे प्लीज़ बचा लो। आदित्य को तो लगा कि शायद अदिति पैनिक होने कर वजह से ये सब बोल रही है। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति होश में आओ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह जा रही हो? पर अब अदिति के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए एकदम चिल्लाते हुए बोली, होश में होकर ही बोल रही हूँ मैं। वो तुम्हारा अंश आदित्य है। उस दिन होटल रूम में मैं थी तुम्हारे साथ और उसी की नतीजा है वो बच्चा। अदिति की बात सुनकर आदित्य जैसे जम सा गया। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एक बार फिर पूछा, क्या कहा तुमने? उस होटल रूम में तुम मेरे साथ थी? अदिति ने रोते हुए कहा, वो मैं ही थी उस रात तुम्हारे साथ होटल में। कहते हुए अदिति एकदम से बेसुध होकर घुटनों के बल फर्श पर ही बैठ गई और अपना चेहरा हथेली में छुपाए जोर जोर से रोने लगी। आदित्य के सामने खड़ी नर्स की तरफ देखा जो कंफ्यूज से वो सब देख रही थी। आदित्य ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। नर्स चुपचाप रूम से बाहर चली गई और उसने रूम को डोर भी बंद कर दिया। आदित्य पंचों के बल अदिति के सामने बैठा और उससे दोबारा पूछा, लेकिन उस मैनेजर ने तो कहा था कि वो लड़की नेहा थी। तो अदिति ने अपनी हथेलियों को अपने चेहरे से हटाया और आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मैंने ही उसे कहा था कि मेरे बारे में तुम्हें कुछ न बताए। तभी अदिति का एक बार फिर से अपने बच्चे का ख्याल आया। वो लगभग गिड़गिड़ाते बोली, बाकी बातें बाद
बता दूंगी बाद में आदित्य, पर प्लीज़ मेरे बच्चे को बचाओ। मुझे मेरा बेबी चाहिए। प्लीज़ उसे लेकर आओ, वो बहुत छोटा है, उसे मेरी ज़रूरत है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज़ क्या आप मुझे भी उन्हीं लड़कियों की तरह, और मैं इसमें रिकैप छोड़ रही हूँ। अदिति ने भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। वैसे भी अदिति की हालत देखकर उसे फिलहाल अपने मन में उमड़ रहे सवालों को पूछना सही नहीं समझा। कुछ सवालों के जवाब तो उसे मिल ही गए थे, क्योंकि वो भी अब जान गया था कि वो बच्चा जिसे उसने अपनी गोद में लिया था वो उसी का अंश है। अब वो समझ रहा था कि उसके दिल में ऐसे इमोशंस क्यों उमड़ रहे थे उस बच्चे के लिए। आखिर वो क्या कनेक्शन था। अब तो उसे भी अपने बच्चे की फिक्र हो रही थी, क्योंकि बच्चा प्री मैच्योर था और अभी उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अदिति ने अदिति को दोबारा पूछा, ये आदमी कौन था अदिति? बताओ मुझे, मैं तभी तो हमारे बच्चे को ढूंढ पाऊंगा। अदिति ने रोते हुए कहा, वो मेरे पति हैं, आकाश। दरअसल वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे थे। उसे लग रहा था कि तुम्हारे साथ रह रही हूँ तो मैं वो उसकी मदद करूँगी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी आदित्य। वो एक नंबर का घटिया आदमी है, मैं उसकी कोई मदद नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसने मुझे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे का किडनैप कर लिया। मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। अदिति रोते हुए एक बार फिर से पैनिक हो रही थी। आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरा और उसका सिर सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें और ना तुम्हारे बच्चे को। लेकिन तभी अदिति को फील हुआ कि अदिति की बॉडी ढीली पड़ गई है। आदित्य ने अदिति के चेहरे की तरफ देखा जो उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। अदिति अभी भी काफ़ी वीक थी। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया और उसे वापस बेड पर लिटा दिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को अदिति, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। वो आदित्य सिंह रजावत का अंश है और जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा है वो अब बुरी मौत मरेगा, चाहे वो कोई भी हो। कहते हुए आदित्य के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए। तभी रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ। आदित्य ने रूम के डोर की तरफ देखा तो रणवीर रूम में अंदर आया। उसने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ देखा और आदित्य ने रणवीर को देखकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, रणवीर तुम्हें पता है? तभी रणवीर ने कहा, सब जानता हूँ मैं। आदित्य ने कंफ्यूज से पूछा, क्या जानते हो? रणवीर ने एक नज़र फिर अदिति की तरफ देखा और फिर आदित्य से कहा कि उस दिन होटल रूम में अदिति थी तुम्हारे साथ और वो बच्चा तुम्हारा है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें ये खबर पहले ही मिल गई है। दरअसल इस बात को सुनकर आदित्य के चेहरे के भाव बदले नहीं थे, इसलिए रणवीर को यह समझते देर नहीं लगी कि आदित्य के सामने ये सच आ गया है। तो आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले ही मुझे पता चला, लेकिन। तो रणवीर ने पूछा, लेकिन? तो आदित्य ने वो लेटर रणवीर की तरफ बढ़ा दिया। रणवीर ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा और फिर लेटर को पढ़ने लगा। उस लेटर को पढ़कर रणवीर ने गुस्से से उसे अपनी मुट्ठी भरते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आदित्य ने कहा, मुझे भी वो आदमी चाहिए रणवीर, उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मैं उसे अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। रणवीर ने कहा, अगर उसने अदिति से बदला लेने के लिए किया है तो अदिति को दोबारा फ़ोन जरूर करेगा, इसलिए हमें अदिति के फ़ोन से ही उसकी लोकेशन का पता लगाना होगा। आदित्य ने कहा, तो ठीक है, अपने आदमी को पहले ही बोल दो, मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। रणवीर ने आदित्य के कंधे पे हाथ रख के कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा बच्चे को, आखिर मैं भी तो उसका कुछ लगता हूँ ना। तुम अभी अदिति का पास रुको, तब तक मैं सब कुछ हैंडल करता हूँ।
जैसे ही मुझे पता चलता है मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। अदिति ने अपना सिर हाँ में हिलाया और रणवीर ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर फ़ोन को अपने कान पर लगाया और बात करते हुए रूम से बाहर निकल गया। आदित्य वापस आकर अदिति के पास ही बैठ गया। उसके मन में भी कई तरह के सवाल थे जिसके जवाब अदिति ही दे सकती थी, पर अभी उन सवालों को पूछने का सही वक्त नहीं था। पर कुछ सवालों के जवाब आदित्य को मिल ही गए थे कि क्यों अदिति को देखकर उसे हमेशा यही लगता था जैसे कि वो उसे जानता है, और क्यों उस बच्चे को वो एक जुड़ाव महसूस कर रहा था। सुबह का वक्त। आलिया शॉवर लेकर रूम में आई। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वो अपने गीले बालों को ड्रायर से सुखा रही थी, तभी उसके डोर पर नॉक होने की आवाज़ आई। आलिया ने ड्रायर को ड्रेसिंग पर रखा और डोर ओपन करने के लिए चली गई। जब उसने डोर ओपन किया तो सामने ही एक मेड खड़ी हुई थी। आलिया उस मेड से कुछ पूछती, तभी उस मेड के साथ साथ उसके पीछे 2 और सर्वेंट्स रूम के अंदर आ गए। आलिया ने हैरानी से कहा, क्या हुआ और तुम लोग ऐसे मेरे रूम में? उस मेड ने आलिया की बात इग्नोर कर सर्वेंट से कहा, ये सामान यहीं रख दो। सर्वेंट अपने हाथ में कुछ बैग्स पकड़े हुए अंदर आ गए थे। आलिया को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। सर्वेंट ने भी सारा सामान वहीं सोफे पर रखा और रूम से बाहर चले गए। मेड ने फिर आलिया से कहा, मैम आप जल्दी से रेडी हो जाइए। आलिया ने मन उन बैग्स की तरफ देखा और कहा, क्या क्या ये इन सब में क्या है और मुझे रेडी क्यों होना है? तो मेट ने कहा, ये बॉस का ऑर्डर है, प्लीज़ आप जल्दी रेडी हो जाइए। आलिया ने कहा, पर रेडी किस लिए होना है? तभी राजवीर अंदर आते हुए कहा, हमारी शादी के लिए। आलिया का ये सुनना था कि वो एकदम शॉक्ड होते हुए लगभग चिल्ला पड़ी, क्या शादी? किसकी, किसे और क्यों? राजवीर ने मेट को बाहर जाने का इशारा किया तो मेट चुपचाप रूम से बाहर चली गई। राजवीर ने फिर आलिया की तरफ आते हुए कहा, तुम्हारी शादी मुझसे, और कुछ भी जानना है तुम्हें? यह सुनकर आलिया को तो एक ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से जान ही निकल गई है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, और मैं आपसे क्यों शादी करूँगी? तो राजवीर ने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, हमारी शादी होगी और वो भी कुछ देर में, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। आलिया ने अब थोड़ा गुस्से से पूछा, पर मैं आपको शादी क्यों करूं सर? और मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ ना, तो फिर शादी कहाँ से बीच में आई? राजवीर जहाँ तक हो सकता था बहुत ही नरम लहजे में आलिया से बात कर रहा था, लेकिन आलिया के बार बार सवाल पूछने से वो थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था। हालांकि वो भी जानता था कि आलिया को अपने सवाल पूछना लाजमी है, लेकिन राजवीर भी को किसी के सवाल का जवाब देना पसंद नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा सा सख्ती के साथ कहा, तुमसे जो कहा जाए वो करो, तुम्हारी इन फालतू के सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है मेरे पास। और हाँ, अगले 1 घंटे में चुपचाप रेडी होकर नीचे हॉल में आ जाओ, हमारी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कहकर राजवीर वहाँ से जाने लगा कि तभी आलिया ने कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। राजवीर का जब ये सुना तो उसके बढ़ते कदम रुक गए और उसने पलटकर आलिया की तरफ देखा और धीरे से मगर गहरी आवाज़ में कहा, क्या कहा तुमने? आलिया ने फिर से हिम्मत दिखाते कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। और क्यों करूं मैं आपसे शादी? मैं सिर्फ यहाँ जॉब करने आई थी, कोई शादी करने नहीं आई। राजवीर ने अपने कदम वापस से आलिया की तरफ बढ़ा दिए और वो आलिया की आंखों में कुछ अलग ही इमोशंस लिए देख रहा था, जिसे देखकर आलिया थोड़ी सी सहम गई, इसलिए वो डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी और अटकते बोली, देखिए आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और शादी की बात कहाँ से बीच में आई? मुझे शादी नहीं करनी, मुझे तो अपना कैरियर बनाना है। राजवीर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे ना सुनने की आदत नहीं आलिया, मैंने कहा कि तुम्हारी शादी आज होगी तो मतलब होगी, और क्यों हो रही है इसका जवाब तुम्हें वक्त के साथ मिल ही जाएगा। आलिया ने फिर से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, पर मैं नहीं करूँगी ये शादी, मुझे नहीं करनी। कहते हुए आलिया की आवाज़ एकदम
रुआसी हो गई। एक तरफ तो उसे राजवीर से डर लग रहा था और दूसरी तरफ राजवीर पर गुस्सा भी आ रहा था, पर उसके चेहरे से उसका गुस्सा नहीं बल्कि उसका डर ही शो हो रहा था, क्योंकि राजवीर के डर से वो अपना गुस्सा भी राजवीर को नहीं दिखा सकती थी। क्योंकि कल जो राजवीर का डार्क साइड उसने देखा था, उसे देखकर तो अब उसे राजवीर से डर लगने लगा था। अब तक आलिया पीछे की तरफ जाते हुए दीवार से लग गई। राजवीर उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और उसने झुककर आलिया की आंखों में देखते हुए कहा, एक बार फिर बोलो, क्या कहा तुमने? आलिया ने बड़ी ही मुश्किल से कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी, और आप मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती क्यों कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं? राजवीर ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, तुम जानती हो ना कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसके साथ में क्या करता हूँ? क्या तुम कल की बात भूल गई आलिया, कि मैंने इशिता के साथ क्या किया था? आलिया ने रुहासी आवाज में कहा, पर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आलिया अपनी नम आंखों से राजवीर की आंखों में देख रही थी। आलिया राजवीर के सामने किसी सहमे हुए खरगोश की तरह खड़ी हुई थी। दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे खूंखार शेर बहुत ही बुरी तरह से छोटे से खरगोश को घूर रहा है। राजवीर ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा, देखो बच्ची, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं किसी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता और मुझे बार बार अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी तरह की सजा ना दूं, तो चुपचाप तैयार होकर नीचे आ जाओ, क्योंकि अगर तुम रेडी नहीं हुई तो फिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से शादी का जोड़ा पहनाऊंगा। इतने वक्त में तुम यहाँ मेरे साथ रह रही हो, ये तो समझ ही गई होगी कि मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं होगी। राजवीर के बोलने का लहजा ही कुछ ऐसा था जिसे आलिया अब डर से कांपने लगी, क्योंकि कल राजवीर का गुस्सैल साइड देखकर आलिया के दिल में राजवीर के लिए जो एक अच्छी इमेज बनी हुई थी वो जाती रही थी। हाँ, इन कुछ वक्त से आलिया राजवीर के साथ रह रही थी और वो इतना तो समझ गई थी कि राजवीर एक नंबर का वुमेनाइजर है, क्योंकि आलिया ने खुद राजवीर को कई बार कई लड़कियों के साथ देखा था। पर राजवीर ने आलिया के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं की थी। आलिया ने मन ही मन कहा, कहीं ये भी तो मुझे उन लड़कियों की तरह नहीं समझ रही ना जो इनके साथ। वह राजवीर ने आलिया को ऐसे ही अपनी सोच में गुम छोड़ तो वहाँ से जाने लगा। तभी एक बार फिर आलिया की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए। क्या आप मुझे भी उन्हीं लड़कियों की तरह समझते हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं? आलिया की बात सुनकर राजवीर ने बड़े कदम एक बार फिर से रुक गए, लेकिन आलिया की बात से राजवीर को गुस्सा भी दिला दिया। इसलिए वो गुस्से से आलिया की तरफ बढ़ा और उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, क्या कहा तुमने, एक बार फिर कहो। एपिसोड 88। अब उसके घर की इज्जत अब राजवीर शेखावत की हो। राजवीर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तो आलिया ने रूंधे गले से कहा, आप मुझे भी उन्हीं लड़कियों की तरह समझ रहे ना जो रोज़ रात को आपके साथ। राजवीर ने कसकर आलिया के बालों को पकड़ा और उसकी नम आंखों में देखते हुए कहा, उतनी ही जबान खोलो आलिया जितनी ज़रूरत हो, और अगर मैं तुम्हें उन लड़कियों की तरह समझता तो अब तक तुम यहाँ इस मैंशन में मेरे साथ रहते हुए वर्जिन ना रहती। कब का तुम्हें अपने बिस्तर पर ले गया होता और तुमसे शादी करने की ज़रूरत महसूस ना करता, समझी? अब एक वर्ड मुंह से मत निकालना और चुपचाप तैयार होकर नीचे आओ, क्योंकि अगर 1 घंटे में 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो फिर मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। कहकर राजवीर ने उसे झटके से छोड़ा और रूम के बाहर निकल गया। वहीं आलिया तो एकदम जम सी गई। उसके कानों में राजवीर के कहे एक एक शब्द किसी पिघलते हुए शीशे की तरह घुलते जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं इस मंडप में शादी नहीं करूँगी, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे यहाँ से जाना होगा, या किसी की मदद के लिए बुलाना होगा। हाँ, माही को मैं बुलाती हूँ, वो मेरी ज़रूरत मदद करेगी, वो मुझसे यहाँ से ले जाएगी।
सोचकर आलिया ने आसपास अपना फ़ोन देखा। उसे अपना फ़ोन नज़र नहीं आया। दरअसल जो सर्वेंट मेड के साथ अंदर आए थे वो चुपचाप आलिया का फ़ोन अपने साथ ही ले गए थे और इस बात का पता आलिया को नहीं चला था। आलिया ने पूरे रूम में अपने फ़ोन को ढूंढ लिया और उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा फ़ोन यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया और मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। तभी उसके रूम का डोर एक बार फिर से ओपन हुआ और दो लड़कियां रूम के अंदर आईं। आलिया ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और ऐसे मेरे रूम में क्यों आ रही हो। तभी उनमें से एक लड़की बोली, हमें बॉस ने भेजा है तुम्हें तैयार करने के लिए। आलिया ने कहा, देखो मुझे कोई तैयार नहीं होना है और तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे ये शादी नहीं करनी। तो पहली लड़की ने दूसरी लड़की की तरफ देखा और कुछ इशारा किया। दूसरी लड़की ने भी अपने सिर हाँ में हिलाया और दोनों ही एक साथ आलिया की तरफ बढ़ गई। आलिया ने उन्हें वार्न करते हुए कहा, जाओ वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें। कहते हुए आलिया ने उन्हें कुछ मारने के लिए ढूंढने लगी, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाती उन दोनों लड़कियों ने आकर आलिया की बाह को कसकर पकड़ लिया। आलिया उन पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या, मेरे साथ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तभी उस पहली लड़की ने पीछे से आलिया की बाह को कसकर पकड़ लिया और दूसरी लड़की को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी करो। उस लड़की ने अपनी पॉकेट से एक सिरिंज निकाली और उसमें एक दवा भरने लगी। आलिया ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे कोई दवा नहीं लेनी, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, दूर रहो मुझसे। पर वो दोनों लड़कियों तो जैसे आलिया की बात सुन ही नहीं रही थी। दूसरी लड़की ने दवा जब सिरिंज में भर ली तो पहली लड़की ने कहा, इसे कसकर पकड़ो ताकि मैं अच्छे से दवा इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकूं। उस लड़की ने आलिया को बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। तभी दूसरी लड़की ने उसकी बाह में वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। आलिया उनकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी और उन पर चिल्ला भी रही थी, छोड़ो मुझे, पागल हो गई हो क्या, क्या कर रहे हो, ये कौन सी दवा है। तभी दूसरी लड़की ने डेविल स्माइल के साथ कहा, ये तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा, क्योंकि इस दवा के असर से अब तुम वही करोगी जो हम लोग कहेंगे करने के लिए। और कुछ ही देर में आलिया को अपना सिर घूमता हुआ सा महसूस हुआ। पहली लड़की ने आलिया को छोड़ दिया और आलिया अपने सर को पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। ये क्या किया है तुमने मेरे साथ, कौन सी दवा है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे नहीं करनी है शादी। आलिया बड़बड़ा रही थी। धीरे धीरे वो दवा असर दिखाने लगी और कुछ ही देर में आलिया जैसे अपने खो बैठी। वो बेहोश नहीं हुई थी लेकिन अपने होश में भी नहीं थी। वो इस वक्त किसी कठपुतली की तरह लग रही थी। वो पहली लड़की ने कहा, अब तुम वही करोगी जो हम चाहें और करने को कहेंगे, बोलो करोगी ना। तो आलिया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और पहली लड़की ने दूसरी की तरफ देखते हुए कहा, अब ये रेडी है, चलो इसे तैयार करते हैं। दोनों अब आलिया को पकड़कर ड्रेसिंग के पास ले आई और उसे तैयार करने लगी। आलिया किसी गुड़िया की तरह ड्रेसिंग के सामने बैठी हुई थी और एकटक मिरर में खुद को देख जा रही थी। उसका भले ही अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल ना रहा हो, लेकिन उसका दिल और उसका दिमाग अपनी ये हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था और वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, उन पर गुस्सा दिखाकर करना चाहती थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। शायद उसके दिल का दर्द आंसुओं के रूप में उसकी आंखों में उतर आया था। वहीं नीचे हॉल में शादी की सारी तैयारियां हो गई थी। हॉल के बीचों बीच में मंडप लगाया गया था। मंडप में ही राजवीर शादी की शेरवानी पहने हुए हवन कुंड के सामने बैठा हुआ था। राजवीर उस शेरवानी में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था, पर उसके चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे। तभी पंडित जी ने कहा, दुल्हन को ले आए। राजवीर ने एक नज़र अपनी मेड की तरफ देखा, जो मेड ने अपना सिर हाँ में हिलाया
और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अभी वो सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि तभी वो लड़कियां आलिया को पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे आ रही थीं। राजवीर की नज़र भी सीढ़ियों की तरफ जाकर थम सी गई। आलिया उस दुल्हन के जोड़े में किसी क्यूट डॉल की तरह लग रही थी, बहुत ही खूबसूरत, जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से नीचे आ रही हो। आलिया को इस रूप में देखकर रणवीर भी उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पाया। आलिया किसी गुड़िया की तरह एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही थी। उन दोनों लड़कियों को आलिया को राजवीर के बगल में बिठा दिया और खुद थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। राजवीर ने तिरछी नज़रों से आलिया की तरफ देखा, जो एकटक सामने की तरफ देख रही थी। वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। राजवीर ने पंडित से कहा, अब जल्द से जल्द इस शादी को कंप्लीट करो। पंडित ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। पंडित जैसे जैसे बता रहा था, राजवीर वो सारी रस्में पूरी कर रहा था और आलिया का हाथ पकड़कर उन रस्मों को पूरी करवा रहा था। आलिया किसी कठपुतली की तरह बिहेव कर रही थी। बीच बीच में राजवीर अपने फ़ोन को भी चेक कर रहा था। फ़ोन में आई नोटिफिकेशन देखकर उसके फेस के भाव बीच बीच में बन और बिगड़ रहे थे, जैसे उसे किसी बात की जल्दी हो। पंडित ने राजवीर से कहा, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। राजवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और आलिया अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। राजवीर ने आलिया की तरफ देखा और हाथ पकड़कर उसे झटके से खड़ा कर दिया। फिर पंडित जी ने मंत्रों के साथ ही फेरे लेने लगा। राजवीर ने आलिया का हाथ थामा हुआ था। आलिया किसी कठपुतली की तरह राजवीर के पीछे पीछे चल रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू की बूंदें उसके गालों को भिगो रही थी, क्योंकि भले ही उस दवा के असर से वो सब कुछ कर रही थी जो राजवीर उसे करवा रहा था, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर रोए जा रहा था। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद पूरे फेरे हुए तो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। राजवीर ने अभी भी आलिया का हाथ थामा हुआ था। पंडित जी ने राजवीर से कहा, आप कन्या की बांग में अपने नाम का सिंदूर भर दीजिए। कहकर पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी राजवीर की तरफ की। राजवीर ने उसमें से चुटकी भर सिंदूर लिया और एक नज़र आलिया को तरफ देखा। उसके गालों पर आंसू की बूंदें साफ नजर आ रही थी, पर राजवीर ने फेस पर किसी भी तरह की कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। उसने आलिया की मांग में अपने नाम का सिंदूर सजा दिया। फिर पंडित जी ने उसकी तरफ मंगलसूत्र बढ़ाते हुए कहा, अब ये भी आप कन्या के गले में पहना दीजिए। राजवीर ने मंगलसूत्र अपने दोनों हाथों में पकड़ा और आलिया की तरफ देखा। आलिया का चेहरा देखकर कुछ पल के लिए ही सही राजवीर का दिल जैसे पिघलने लगा था, लेकिन जल्दी उसने अपना इमोशन पर कंट्रोल किया और आलिया के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र डाल दिया। तभी पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। महादेव के आशीर्वाद से आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। कुछ देर बाद पंडित जी वहाँ से चले गए। राजवीर ने आलिया को पकड़कर खड़ा किया और कहा, आज से तुम हुई आलिया राजवीर शेखावत, राजवीर शेखावत की बीवी। तभी वहाँ एक मर्दाना आवाज़ गुस्से से गूंजी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या तमाशा लगा रखा है? राजवीर ने मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, जहाँ पर विशाल रहेजा गुस्से से खड़ा हुए कभी आलिया को तो कभी राजवीर को देख रहा था। विशाल को देखकर राजवीर के फेस पे एक विनिंग स्माइल आ गई। उसने आलिया को पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, आने में थोड़ी देर कर दी साले साहब, वरना इस शादी को अटेंड कर लेते। कोई बात नहीं, आ ही गए हो तो अपनी बहन को आशीर्वाद तो दो। विशाल ने गुस्से से राजवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, इस तमाशे को तुम शादी कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया से शादी करने की? राजवीर ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, हिम्मत तो मैंने कर ली विशाल रहेजा, तुम्हारे बाप और तुम कुछ नहीं कर पाए, और अब थोड़ा तमीज़ से बात करना सीख लो। तुम्हारा जीजा हूँ मैं और तुम्हारे उस घमंडी बाप का दामाद। विशाल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है राजवीर शेखावत, मैं अपनी बहन को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कहकर विशाल ने आलिया की तरफ देखा और कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मन के घर में आकर रहने की? विशाल गुस्से से इतना ज़्यादा भड़क रहा था कि
कि उसने आलिया की हालत देखी नहीं और वो बेसुध सी खड़ी हुई थी। जब आलिया ने विशाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो विशाल ने उसकी बाह को पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए कहा, सुन रही हो तुम? चलो मेरे साथ, आप डैडी तुमसे पूछेंगे। वो उसे खींचकर ले जाने लगा। अभी उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो राजवीर ने आलिया की दूसरी बाह को थामा हुआ था। उसने विशाल से कहा, मेरी बीवी को मेरी परमिशन के बिना कहाँ ले जा रहे हो विशाल रहीजा? भूलो मत, अब वो तुम्हारे घर की बेटी नहीं, मेरी बीवी है और मेरी परमिशन के बिना इस मैंशन के बाहर एक कदम भी नहीं निकाल सकती। कहकर राजवीर ने झटके से आलिया को अपने पास खींच लिया। आलिया सीधा राजवीर के सीने से जा लगी, लेकिन इसी के साथ वो पूरी तरह से बेहोश हो गई। उसने अपना सिर राजवीर के सीने से टिकाया हुआ था। राजवीर ने सर झुकाकर आलिया के चेहरे की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए राजवीर के सीने से लगी हुई थी। राजवीर ने अपने दूसरे हाथ से आलिया को अच्छे से होल्ड किया ताकि वो गिर ना जाए। फिर विशाल की तरफ देखते हुए कहा, अब ये खबर अपने बाप को जाकर सुनाना। उसके घर की इज्जत अब राजवीर शेखावत की हो चुकी है। विशाल ने उसे वार्न करते हुए कहा, यह तुम सही नहीं कर रहे राजवीर, आलिया को इन सब में लाने की क्या ज़रूरत थी? तो राजवीर ने हंसते हुए कहा, ज़रूरत थी क्योंकि तुम्हारे घमंडी बाप को अच्छे से जानता हूँ और उसकी दुखती रग को भी। विशाल ने एक नज़र आलिया की तरफ देखा और फिर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा राजवीर, बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहकर विशाल वहाँ से चला गया। राजवीर ने एक बार फिर से आलिया की तरफ देखा, जो बेसुध सी उसके सीने से लगी हुई थी। राजवीर ने झटके से आलिया को अपनी गोद में उठा और कहा, चलो बीवी, अपने रूम में चलने का वक्त आ गया है। इसी के साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। राधे राधे।